प्रश्न: अमेरिका में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी या संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं का मताधिकार पर विवरण प्रस्तुत करें। उत्तर: संयुक्त राज्य अमेरिका में आधी सदी से भी अधिक समय के दौरान महिलाओं का वोट देने का कानूनी अधिकार स्थापित हुआ, पहले विभिन्न राज्यों और इलाकों में, कभी कभी सीमित आधार पर, और फिर 19वें संशोधन के पारित होने के साथ 1920 में राष्ट्रीय स्तर पर। 1840 के दशक में महिलाओं के अधिकारों के लिए व्यापक आंदोलन से उभरकर महिलाओं के मताधिकार की मांग जोर पकड़ने लगी। 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन, पहला महिला अधिकार सम्मेलन, ने अपने कुछ आयोजकों के विरोध के बावजूद महिलाओं के मताधिकार के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया, जिनका मानना था कि यह विचार बहुत चरम था। हालांकि 1850 में पहले राष्ट्रीय महिला अधिकार सम्मेलन के समय तक मताधिकार आंदोलन की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण पहलू बनता जा रहा था। पहला राष्ट्रीय मताधिकार संगठन 1869 में स्थापित किया गया था, जब दो प्रतिस्पर्धी संगठन बनाए गए थे। एक का नेतृत्व सुसान बी एंथनी और एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन ने किया था और दूसरे का नेतृत्व लुसी स्टोन और फ्रांसिस एलेन वॉटकिंस हापर ने किया था। वर्षों की प्रतिद्वंद्विता के बाद 1890 में उनका नेशनल अमेरिकन वुमन सफ्रेज एसोसिएशन (NAWSA) के रूप में विलय हो गया और एंथनी इसकी प्रमुख शक्ति बन गई। महिला क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन (WCTU), जो उस समय सबसे बड़ा महिला संगठन था, 1873 में स्थापित किया गया था और इसने महिलाओं के मताधिकार का भी समर्थन किया, जिससे आंदोलन को भारी बढ़ावा मिला। यह उम्मीद करते हुए कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देगा कि महिलाओं को वोट देने का संवैधानिक अधिकार है, मताधिकारवादियों ने 1870 के दशक की शुरुआत में वोट देने के कई प्रयास किए और जब उन्हें अस्वीकार कर दिया गया तो उन्होंने मुकदमा दायर किया। एंथनी वास्तव में 1872 में मतदान करने में सफल रहे, लेकिन उस कृत्य के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और व्यापक रूप से प्रचारित मुकदमे में दोषी पाया गया, जिसने आंदोलन को नई गति दी। 1875 के माइना बनाम हेपसेट मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ फैसला सुनाए जाने के बाद मताधिकारवादियों ने अमेरिकी संविधान में संशोधन के लिए दशकों लंबा अभियान शुरू किया, जो मताधिकार प्रदान करेगा। हालांकि आंदोलन की अधिकांश ऊर्जा राज्य दर राज्य आधार पर मताधिकार के लिए काम करने में खर्च हुई। इन प्रयासों में मतदान के अधिकार के पक्ष में अपने तर्क को मजबूत करने के प्रयास में अलग से पद धारण के अधिकारों को आगे बढ़ाना शामिल था। संयुक्त राज्य अमेरिका में आधी सदी से भी अधिक समय के दौरान महिलाओं का वोट देने का कानूनी अधिकार स्थापित हुआ, पहले विभिन्न राज्यों और इलाकों में, कभी कभी सीमित आधार पर, और फिर 19वें संशोधन के पारित होने के साथ 1920 में राष्ट्रीय स्तर पर। 1917 में न्यूयॉर्क शहर में महिला मताधिकारवादियों ने 10 लाख से अधिक महिलाओं के हस्ताक्षर वाली तख्तियां लेकर परेड की। 1840 के दशक में महिलाओं के अधिकारों के लिए व्यापक आंदोलन से उभरकर महिलाओं के मताधिकार की मांग जोर पकड़ने लगी। 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन, पहला महिला अधिकार सम्मेलन, ने अपने कुछ आयोजकों के विरोध के बावजूद महिलाओं के मताधिकार के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया, जिनका मानना था कि यह विचार बहुत चरम था। हालांकि 1850 में पहले राष्ट्रीय महिला अधिकार सम्मेलन के समय तक मताधिकार आंदोलन की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण पहलू बनता जा रहा था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला राज्य 1869 में व्योमिंग था, उसके बाद 1870 में यूटा, 1893 में कोलोराडो, 1896 में इडाहो, 1910 में वाशिंगटन, 1911 में कैलिफोर्निया, 1912 में ओरेगन और एरिजोना, 1914 में मोंटाना उत्तर में था, 1917 में डकोटा, न्यूयॉर्क और रोड आइलैंड, 1918 में लुइजियाना, ओक्लाहोमा और मिशिगन। 1916 में एलिस पॉल ने राष्ट्रीय महिला पार्टी (NWP) का गठन किया, एक समूह जो राष्ट्रीय मताधिकार संशोधन के पारित होने पर केंद्रित था। 1917 में व्हाइट हाउस पर धरना देते समय 200 से अधिक NWP समर्थकों, साइलेंट सेंटिनल्स, को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से कुछ भूख हड़ताल पर चले गए और जेल भेजे जाने के बाद उन्हें जबरन खाना खिलाया गया। कैरी चैपमैन कैट के नेतृत्व में 2 मिलियन सदस्यीय NAWSA ने राष्ट्रीय मताधिकार संशोधन को भी अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अमेरिकी कांग्रेस और राज्य विधानसभाओं में वोटों की एक कड़ी लड़ाई के बाद 19वां संशोधन 18 अगस्त 1920 को अमेरिकी संविधान का हिस्सा बन गया। इसमें कहा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के वोट देने के अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी भी राज्य द्वारा सेक्स के कारण अस्वीकार या कम नहीं किया जाएगा। राज्य अमेरिका और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी। संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में यह समझा जाता है कि राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व शायद इस देश में सबसे अधिक है। लेकिन इसके विपरीत दुनिया के अन्य देश की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 17.1% महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व है। देश पुरुषों और महिलाओं के बीच समान अधिकारों की गारंटी नहीं देता है और जब महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो यह अन्य देशों की तुलना में 68वें स्थान पर है। राजनीतिक व्यवहार और जनमत को समझने के दौरान यह देखा गया कि औपचारिक कानूनों और संस्कृतियों के बीच एक लिंग अंतर है और दुख की बात है कि महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक रूढ़िवादी रूप से मतदान किया।
इन लैंगिक अंतरों ने हाल ही में मीडिया घरानों द्वारा अत्यधिक ध्यान आकर्षित किया है और विद्वानों ने अर्थशास्त्र, समाजीकरण और राजनीति के आधार पर लैंगिक अंतराल पर अपने सिद्धांतों को सामने रखा है। संरचनात्मक संरचना और औद्योगिकरण के बाद महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन देखा गया है। महिलाओं के वोट के मुद्दे को देर से महत्व मिला है और विद्वानों का तर्क है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा इसका उपयोग करने के तरीके के आधार पर यह मायावी और वास्तविक हो सकता है। जब लैंगिक अंतराल और सार्वजनिक नीति की बात आती है तो इसके और उल्लेखनीय परिणाम सामने आते हैं। यह तर्क दिया जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में बेरोजगारी की बात आने पर महिलाएं सरकार से अधिक गंभीर होने की उम्मीद करती है क्योंकि वे भी बेरोजगारी के नुकसान का मुकाबला करती हैं। यही नुकसान लोकतंत्रीकरण और परिवार की संरचना के तथ्य में भी देखा जाता है। श्रम का लैंगिक विभाजन परिवार की संरचना के भीतर भी दिखता है। इसके साथ जब एक महिला वेतन श्रम नौकरी में शामिल होती है तो लैंगिक समानता नहीं होती है। तुलनात्मक अध्ययन में महिलाओं और लोकतंत्रीकरण पर उनके द्वारा भी अंतरालों को देखा गया है जो महिलाओं के अधिकारों और लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। क्योंकि एक भ्रम यह है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर नेता चुनते हैं, यह एक ऐसा समर्थन है जिसे दुनिया भर में देखा गया है। जबकि इसके विपरीत जैसिंडा अर्डन के मामले में हालिया अवलोकन न्यूजीलैंड राज्य के प्रमुख के रूप में चुने गए और कल्याणवाद पर उनके अनुकरणीय रुख और आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में महिलाओं का समर्थन है। 21वीं सदी में कई महिला नेताओं भर कर सामने आई है जिन्होंने नीतियों और निर्णय लेने में बदलाव किया है और अपने मजबूत नेतृत्व का दावा किया है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। डिस्क्लेमर। दिस नोट्स हैज बीन मेड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.